सो अभी हम देखेंगे हाउ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन द बॉडी। ओके, इससे पहले हमने देखा इंसुलिन बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड हाउ दे एक्ट ऑन द रिसेप्टर। तो हमने रिसेप्टर वाला पार्ट देख लिया है, लेकिन अब हमें देखना है कि रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए पहले इंसुलिन तो चाहिए। तो इंसुलिन कौन बॉडी में सिक्रेट करता है और कैसे सिक्रेट करता है। ओके, so this is the mechanism for a insulin secretion. Okay, you can read over here, this is the mechanism for a insulin secretion. So which cell secretes insulin? तो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स secretes insulin. So this is पैनक्रियाटिक बीटा सेल। तो जो यहाँ पे आपको दिखा है वो क्या है, आपका पैनक्रियाटिक बीटा सेल, जो आपका इंसुलिन सिक्रेट करके आपको देगा। ओके, अब पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स आपको इंसुलिन सिक्रेट करके देगा, उसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज की एंट्री होती है वाया GLUT2 चैनल्स। ओके, तो ग्लूकोज की एंट्री कहाँ से होती है, वाया GLUT2 चैनल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस GLUT2? दिस इज ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर। तो ये क्या है, ये है ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर। क्यों ये 2 लिखा है, तो अलग अलग ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अलग अलग। ये आपको कभी कभी एमसीक्यू नीट में पूछते हैं कि GLUT2 कहाँ पे होता है, GLUT1 कहाँ पे होता है, GLUT4 कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें आती है। तो एक तो आपको क्लियर, वेयर इज अ GLUT2 सिचुएटेड, GLUT2 सिचुएटेड ऑन अ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ओके, बाकी सारी जगह कौन से ग्लूट रिसेप्टर होते हैं वो अभी हम देखते हैं। ओके, सो GLUT2 इज सिचुएटेड ऑन अ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स प्लस ऑन अ लीवर। तो GLUT2 होगा पैनक्रियाटिक बीटा सेल एंड ऑन अ लीवर। GLUT4 कहाँ पे है, GLUT4 इज सिचुएटेड ऑन अ स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज। तो GLUT4 बार बार पूछते हैं, दैट इज अ मोस्ट IMP। GLUT2 और GLUT4 तो आपको याद रखना ही है, बाकी सारे आप याद रखो तो वेरी गुड फॉर यू। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय GLUT4 रिसेप्टर? GLUT4 receptor are situated on a skeletal muscle and adipose tissues. They are completely dependent on a insulin. What do you understand by this? इसका मतलब GLUT4 से ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी अगर इंसुलिन नहीं होगा। तो अगर इंसुलिन होगा तो ही GLUT4 से ग्लूकोज की एंट्री होगी। इसका मतलब स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज में आपको ग्लूकोज एंटर करवाना है तो आपको इंसुलिन प्रेजेंस रखना कंपलसरी होगा। अगर इंसुलिन होगा तो ही GLUT4 चैनल्स ओपन होगी एंड स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज की एंट्री होगी। क्लियर? सेम वे GLUT1 एंड GLUT3, GLUT1 एंड GLUT3 कहाँ पे होते हैं, बहुत सारी जगह पे, जैसे नर्वस टिश्यूज, किडनी, RBC, रेटाइना, ब्लड वेसल एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय GLUT1 एंड GLUT3? GLUT1 एंड GLUT3 आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। इसका मतलब अगर इंसुलिन नहीं होगा या होगा, कुछ भी हो, whether the insulin is present or the insulin is not present, in the both the condition glucose is able to enter in these tissues. So because they have a GLUT1 and GLUT3 channels, glucose are definitely moving inside these tissues even without presence of insulin. Even without presence of insulin, glucose is able to enter in these tissues. Okay? कैसे याद रखोगे आप, जैसे समझो नर्वस टिश्यू, मतलब ब्रेन में हमेशा ग्लूकोज एंटर होता है, चाहे इंसुलिन हो तो भी, चाहे इंसुलिन नहीं हो तो भी। कैसे समझ में आएगा, जैसे कि मान लो इंसुलिन नहीं है तो इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन एब्सेंट होता है। तो क्या अभी आपने कभी भी डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन देखा है? तो आंसर आएगा नहीं। डायबिटीज मेलाइटस वाला पेशेंट तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको कभी भी मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन नहीं होगा, और इंसुलिन नहीं होगा तो भी ग्लूकोज तो एंटर हो सकता है नर्वस टिश्यूज में। तो ये 5 या 6 जगह है, ये आप सभी जगह आपको याद रखने अच्छे से जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू में, नीट में 1 मार्क में बहुत आते हैं। दीज आर द ऑल स्ट्रक्चर विच एबल टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन करके एक क्वेश्चन आएगा और फिर वो एक्सेप्ट पूछा होगा। तो आंसर आएगा नर्वस टिश्यू, किडनी, RBC, रेटाइना, ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल म्यूकोसा। सेम वे GLUT5 इज प्रेजेंट ऑन जेजुनम एंड GLUT7 इज प्रेजेंट ऑन अ लीवर। ओके, तो लीवर पे आप देखो GLUT2 भी प्रेजेंट है, GLUT7 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लीवर में आपका क्या कंसेप्ट बनता है कि लीवर में ग्लूकोज की एंट्री होगी। ओके, लेकिन लीवर में ग्लूकोज की एंट्री बहुत ही अच्छे से होगी अगर इंसुलिन प्रेजेंट हो तो इंसुलिन नहीं है
तो भी ग्लूकोज की एंट्री लीवर में होती है, बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन देन द ग्लूकोज एंट्री वेरी ट्रेमेंडसली सीन इन केस ऑफ लीवर। ओके, पर स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यूज में इंसुलिन नहीं होगा तो बिल्कुल ही ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी। लीवर में इंसुलिन नहीं होगा तो भी ग्लूकोज की एंट्री थोड़ी बहुत चालू रहेगी, लेकिन इंसुलिन है तो लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है कि दैट मेक्स वेरी गुड एंट्री और वेरी बेटर एंट्री इनसाइड द लीवर। ओके, सो दीज आर द ग्लूट चैनल्स। ओके, ग्लूट चैनल का क्या मतलब है? अगेन दे आर ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर्स। ओके, दैट मीन्स दे आर कैरियर फॉर ग्लूकोज। ये कैरियर प्रोटीन है ग्लूकोज की एंट्री के लिए। जो मैंने आगे के लेक्चर में लिया था, ये कैरियर प्रोटीन है जो हमेशा अंदर बने हुए होते हैं, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन बाइंडिंग, वो मैंने इंसुलिन रिसेप्टर में कवर किया है। तो दीज आर अ कैरियर प्रोटीन सेम लाइक अ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये आपको जनरल फिजियोलॉजी में चला होगा, उसमें से आप देख सकते हो फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन होता है एंड यू रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन। सेम वे यहाँ पे कैरियर प्रोटीन कौन सा है? ग्लूट, ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर, एंड बिकॉज ऑफ देम एंट्री ऑफ ग्लूकोज अकर। Once the glucose enter inside the pancreatic beta cells, you have a which enzyme? Glucokinase enzyme. Which enzyme? You have a glucokinase enzyme. जैसे मैंने आगे भी लिया है काइनेज एंड फॉस्फेटेज, मैंने इंसुलिन रिसेप्टर में लिया था काइनेज एंड फॉस्फेटेज। मैंने क्या बोला था? इफ यू हैव अ काइनेज दैट कॉजेज फॉस्फेट एंट्री इन द ग्लूकोज, इफ यू हैव अ फॉस्फेटेज दे रिमूव द फॉस्फेट फ्रॉम अ ग्लूकोज। ओके, तो काइनेज फॉस्फेट को ऐड करता है एंड फॉस्फेटेज फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो ग्लूकोकाइनेस क्या करेगा? अगेन तो ग्लूकोकाइनेस करेगा ग्लूकोज में फॉस्फेट की एंट्री। ओके, तो ग्लूकोकाइनेस की वजह से आप देखो ग्लूकोज में फॉस्फेट एंटर हो गया तो क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। क्लियर एवरीवन? नाउ आपको क्या समझना है? व्हाट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? तो आप देखो ग्लूकोज बिल्कुल छोटा सा होता है एंड इफ यू गिव ग्लूकोज, इफ यू क्रिएट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन ग्लूकोज कैन नॉट लीव दिस सेल। तो नॉर्मली ग्लूकोज एंटर होता है, सेम वे ग्लूकोज एग्जिट भी कर सकता है, लेकिन अगर आप ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेट में बना देते हो, आप इसको फॉस्फेट पकड़ा देते हो तो ये बेचारा फंस जाता है। जैसे आप कहीं पे गए हो और आपको वापस घर जाना है, लेकिन कोई आपको बॉक्स आके ठपा देता है, वो बोलता है यार वो भाई आएगा उसको बॉक्स देना, बाद में ही तुम जाना। तो आपको घर जाना है, आपकी बस आ रही है तो भी आप निकल नहीं पाओगे या जब तक आपके पास वो बॉक्स थम चुका है वो। सेम वे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को बेचारे को ये फॉस्फेट थमा देते हैं तो ग्लूकोज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वापस भी बाहर नहीं जा सकता। वही हमें चाहिए। वी वांट टू ट्रैप ग्लूकोज ओवर हियर एंड फॉर ट्रैपिंग ग्लूकोज ओवर हियर वी हैव टू गिव glucokinase enzyme because that glucokinase enzyme adds phosphate into the glucose. So now we have glucose 6 phosphate. Again, what do you understand by glucose 6 phosphate? This is the form of the glucose which is trapped inside the pancreatic beta cells. So glucose 6 phosphate is a trap inside these cells. Now from a glucose 6 phosphate ATP formation occur. So you have an increased formation of ATP if there is a increased entry of glucose. Okay, तो अगर ग्लूकोज की एंट्री हो गई तो फाइनली आपका ATP लार्ज अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको देखना है कि विच चैनल्स आर सिचुएटेड ऑन अ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो आंसर आएगा पोटेशियम चैनल। ओके, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे होती है पोटेशियम चैनल। लेकिन क्या यूनिक है ये पोटेशियम चैनल का? सारे सेल्स में पोटेशियम चैनल होती है बट दे आर अ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो सारे सेल्स में आपको पोटेशियम चैनल दिखने मिलेगी, लेकिन वो कैसी होगी? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल? इफ वोल्टेज इंक्रीज देन चैनल ओपन्स, इफ वोल्टेज डिक्रीज देन चैनल क्लोज। तो इफ इंक्रीज वोल्टेज देन इंक्रीज चैनल, इफ डिक्रीज वोल्टेज देन चैनल क्लोज। लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या है? यहाँ पे नॉट अ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बट यू हैव अ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ATP sensitive potassium channel? If you have a high ATP, channel remains closed. If you have a low ATP, channel remains open. So you can read over here closed. कब closed लिखा है? ATP plus potassium channel. So if you have a high ATP, then this channel is going to be closed. If you have a low ATP, then this channel is going to be open. Okay, तो ग्लूकोज की एंट्री से क्या होता है? हाई ATP, and because of high ATP, this channel is going to be closed. Now what happen if channel is going to be closed? तो हमें देखना है इस सेल्स में नहीं,
हमें देखना है कोई भी एक अलग सेल, आपने पहले भी सेल्स पढ़ा है, तो सारे सेल्स में एक्शन पोटेंशियल होता है। क्यों एक्शन पोटेंशियल होता है? क्योंकि उसमें पहले डीपोलराइजेशन होता है। अगर डीपोलराइजेशन सक्सेसफुल हो गया तो वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके आपको देता है। वाई डीपोलराइजेशन अकर इन ऑल अदर सेल्स? तो आपने देखा होगा डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है। पहले तो नॉर्मल आरएमपी कितना होता है? -80 टू -90। अगर आपका आरएमपी -80 टू 90 का +20 हो जाए, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में नॉर्मली आप माइनस से पॉजिटिव की तरफ मूव होते हो। दैट मीन्स आपका आरएमपी पॉजिटिव बनता है और फिर वो एक्शन पोटेंशियल बनता है। तो क्लियर एवरीवन, व्हाट डू अंडरस्टैंड डीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन चले जाना। डीपोलराइज मतलब पोलराइजेशन चले जाना। पोलराइज मतलब आरएमपी -80 टू 90 था, वो चला गया और +20 हो गया, मतलब आपका इनसाइड पॉजिटिविटी बढ़ गई। क्लियर सबको? अगर इनसाइड पॉजिटिविटी बढ़ती है तो उसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल होता है और आपको कुछ रिस्पॉन्स देखने मिलता है। क्लियर? सो टू हैव सम रिस्पॉन्स you want action potential to be created, and to create action potential you want depolarization have to be happen. ओके, आपको डीपोलराइज करना ही करना है, तब जाके एक्शन पोटेंशियल बनेगा और आपको रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। तो की इवेंट्स होगी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब होगा आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ानी है। तो हाउ यू कैन इंक्रीज पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल्स? अगर आप बाहर से पॉजिटिव आयन फेंकना स्टार्ट कर दोगे, इफ यू एंटर मोर एंड मोर पॉजिटिव आयन्स इनसाइड, then your positivity increase. So in each and every cell in the body, in each and every cell of the body, you have seen mainly what? हर जगह पे नहीं लेकिन बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा what is the cause of depolarization? तो cause of depolarization होता है opening of sodium channel. ओके, फ्यू जगह पे opening of calcium channel भी होता है, जैसे हार्ट में। लेकिन मेनली आपने देखा है क्या होता है, कोई भी चैनल ओपन हो वो पॉजिटिव आयंस को अंदर लाती है, उसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ती है। ओके, तो कंसेप्ट है ये चैनल्स को ओपन करते हैं और पॉजिटिव आयंस को अंदर लाते हैं, दैट्स वाई पॉजिटिविटी बढ़ती है। ओके, सो ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डीपोलराइजेशन। ओके, या फिर ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल लाइक इन हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डीपोलराइजेशन। तो कंसेप्ट ये है कि चैनल्स का ओपनिंग की वजह से डीपोलराइजेशन होता है। ओके, क्लियर? अब आपको समझना है यहाँ पे क्या होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में। तो एक तो वे है कि आप पॉजिटिव आयंस को अंदर लाओ तो डीपोलराइजेशन होगा, या दूसरा वे है कि आप पॉजिटिव आयंस को बाहर मत जाने दो, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की एग्जिट भी होती है। अगर आपने पॉजिटिव आयन की एग्जिट को स्टॉप कर दिया तो भी डीपोलराइजेशन होगा। तो कौन सा पॉजिटिव आयन आईसीएफ में हाई अमाउंट में होता है? तो ये आंसर मैंने बहुत बार पहले भी लिया है, स्पेशल सेंस में आंसर आएगा पोटेशियम इज रिच इन आईसीएफ। पोटेशियम होता है आईसीएफ में हाई। तो इफ चैनल ओपन्स, पोटेशियम मूव्स फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ। तो पोटेशियम हमेशा आईसीएफ से ईसीएफ में मूव होता है। इसका मतलब पोटेशियम की एग्जिट होती है वाया द चैनल। अगर आपने उसकी एग्जिट को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, इनसाइड पोटेशियम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इनसाइड पोटेशियम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो भी वही पॉजिटिविटी बढ़ गई एंड डीपोलराइजेशन हो गया। सो देयर आर टू वे यू कैन क्रिएट डीपोलराइजेशन। One way is to entry of positive ion. Second way is to stop exit of positive ion. Either you can enter positive ion or you should block exit of positive ion. तो ये यूनिक सेल इसलिए है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की एंट्री नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन है उसकी एग्जिट को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन होगा पोटेशियम, उसकी एग्जिट होती है, उसको आपको बंद कर देना है। तो अंदर पोटेशियम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको डीपोलराइजेशन देखने मिलेगा। ओके, सो क्या कंसेप्ट बन रहा है, एवरीवेयर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल और ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डीपोलराइजेशन, while here closing of potassium channel is responsible for a depolarization. क्लियर कंसेप्ट एवरीवन? यहाँ पे आपके लिए क्या कंसेप्ट बन रहा है, क्लोजिंग ऑफ चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग while everywhere ओपनिंग ऑफ चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। यहाँ पे क्लोजिंग लेकिन किसका, क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। एंड वाई पोटेशियम चैनल क्लोज्ड? If you have a increased ATP, then your potassium channel is going to be closed. And why you have a increased ATP? Because you have a large amount of glucose entry. तो अगर ग्लूकोज बॉडी में लार्ज अमाउंट में होगा, देखो ये ECF है सेल के बाहर का पार्ट, ये सेल के अंदर का पार्ट है ICF। अगर बॉडी के बाहर लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज होगा
तो ग्लूकोज एंटर होगा वाया GLUT2 चैनल्स, ग्लूकोज आपको एटीपी बना के देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी कॉजेज क्लोजिंग ऑफ दिस पोटेशियम चैनल एंड दैट्स वाई पोटेशियम एंड एक्सिट डिक्रीज एंड दैट्स वाई डीपोलराइजेशन अकर. Once there is a depolarization, then what happens? Once there is a depolarization, then immediate thing which is seen is opening of calcium channel. Okay, so if you have a depolarization, then you are able to see what happens, opening of calcium channel. What happens if the calcium channels open? If calcium channel open, calcium enters from ECF to ICF. Calcium moves from ECF to ICF. तो कैल्शियम हाई अमाउंट में होता है ECF में, लो अमाउंट में होता है ICF में. अगर कैल्शियम चैनल ओपन हो गई तो कैल्शियम ECF से ICF में पहुंच जाएगा. नाउ यू हैव इंक्रीज कैल्शियम ओवर ईयर. तो ये सेम लाइक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी आपने देखा था कैल्शियम की एंट्री होती है एंड बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंट्री एक्सोसाइटोसिस होता है एंड एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है. सेम वे यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री की वजह से एक्सोसाइटोसिस होता है एंड इंसुलिन रिलीज होता है. लेकिन याद रखना इंसुलिन के साथ में सी पेप्टाइड भी इक्वल अमाउंट में रिलीज हो गए, क्योंकि ये वेजिकल्स में इंसुलिन भी हो गए, ये वेजिकल्स में सी पेप्टाइड भी हो गए एंड इक्वल अमाउंट में इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड रिलीज होगा. क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस. ये आपको अगेन एनएम जंक्शन में भी चला था एक्सोसाइटोसिस. वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस से एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता था, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस से इंसुलिन रिलीज होता है. तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस का मतलब अगर आपके वेजिकल वहीं पे रुक गए और ओनली वेजिकल का कंटेंट बाहर चला गया, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. तो आप देखो ये वेजिकल तो यहीं रह जाते हैं, वो आप वापस यूज कर सकते हो वेजिकल को, लेकिन क्या हुआ, वेजिकल्स का जो कंटेंट था इंसुलिन वो बाहर चला जाएगा. तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वेजिकल्स वहीं पे रहते हैं, ओनली वेजिकल्स का कंटेंट बाहर चला जाता है. ओके, तो जिस चीज़ में आपने जिस मान लो बॉक्स में किसी चीज़ को स्टोर किया है तो बॉक्स वहीं पे रहता है लेकिन उसका कंटेंट बाहर चला जाता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. बट फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ इंक्रीज एंट्री ऑफ कैल्शियम. तो पूरा मैकेनिज्म क्लियर. ग्लूकोज हाई अमाउंट में होगा ECF, देन ग्लूकोज एंटर्स वाया GLUT2 चैनल्स इनसाइड द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, देन ग्लूकोकाइनेज कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ ट्रैप फॉर्म, दे कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज गोइंग टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ATP causing closing of potassium channel. Potassium channel closing causes depolarization. Because of depolarization, calcium entry increase. Calcium entry causes exocytosis of vesicles, and because of exocytosis of vesicle, insulin release in the body. So that is how insulin secretion occurs. Okay, तो पहला चीज क्लियर, हाई ग्लूकोज ये सब कुछ करके देगी और इंसुलिन रिलीज करके देगी. क्या कोई और फैक्टर है कि ग्लूकोज के अलावा जो भी इंसुलिन को रिलीज करेंगे? तो आंसर आएगा यस, द फैक्टर लाइक अमाइनो एसिड, द फैक्टर्स लाइक फैट. तो बहुत सारी चीज़ें जैसे अमाइनो एसिड, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी एंटर होती है और सेम वे इंसुलिन को रिलीज कर सकती है. देन यू हैव अ ड्रग लाइक सल्फोनेमाइड. तो एक ड्रग डायबिटिक पेशेंट में देना पड़ता है सल्फोनेमाइड. सल्फोनेमाइड क्या करती है, पोटेशियम चैनल्स को क्लोज कर देती है. ओके, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स आएगी, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको पीपीटी में. होंगे बहुत ही बड़ा लंबा टॉपिक है. ओके, डायबिटीज़ वाला वेरी IMP, बट फ्यूचर में बहुत सारे इसके पेशेंट्स आएंगे. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, दिस इज द ड्रग सल्फोनाइल यूरिया. ओके, ड्रग्स दैट कॉजेज एडिशनल रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय द पैनक्रियास, दैट इज अ सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स. और इसका क्या आंसर है, क्या इसके एग्जाम्पल है, ग्लाइबेनक्लामाइड एंड ग्लाइपिजाइड. तो ग्लाइबेनक्लामाइड एंड ग्लाइपिजाइड ड्रग्स, अगर आपके पेरेंट्स को किसी को भी डायबिटीज़ हो तो आप चेक करना उनकी दवा, डेफिनेटली मोस्टली ये तो होगी आपको देखने मिलेगी ग्लाइबेनक्लामाइड एंड ग्लाइपिजाइड.
ये दवा का नाम होगा और इसका मेन कंटेंट क्या होता है, सल्फोनाइल यूरिया। तो अभी हम ये दवा के बारे में देखते हैं, लेकिन वापस हम डायबिटीज में पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दवा सल्फोनाइल यूरिया कैसे काम करती है। दे कॉजेज एडिशनल रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय द पैनक्रियाज, हाउ दे आर एबल टू डू दैट वो हम देखेंगे। हाँ, तो अगेन यहाँ पे अगर आपने सल्फोनाइल या यूरिया ड्रग पेशेंट को दी है, सल्फोनाइल यूरिया जैसे कि ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइपिजाइड, तो वो क्या करती है, वो पोटेशियम चैनल को बंद कर देती है। नॉर्मली क्या पोटेशियम चैनल बंद होती है? हाँ होती है। किसकी वजह से? इफ़ यू हैव अ ग्लूकोज, नॉर्मली ग्लूकोज होगा उसकी वजह से पोटेशियम चैनल बंद होगी और इंसुलिन रिलीज होगा। लेकिन मान लो ग्लूकोज नहीं है और अगर कोई और भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ग्लूकोज तो ये कर ही रहा है और इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, लेकिन कोई और आपको हाथ बटा रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो और अच्छा इंसुलिन रिलीज होगा। तो इसको बोलते हैं एडिशनल रिलीज ऑफ इंसुलिन। कौन हेल्प करता है? वो है सल्फोनाइल यूरिया, क्योंकि एटीपी हो गए हाई तो ही ये चैनल बंद होती है। लेकिन यहाँ पे एटीपी तो बंद करके प्लस आपको सल्फोनाइल यूरिया भी ये चैनल को बंद करके देती है। तो इफ़ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, they are going to close this potassium channel and that's why insulin release in a large amount. So that causes additional release of insulin from a pancreatic beta cell, that is a sulfonyl urea drug, glibenclamide and glipizide. फिर बहुत सारे हार्मोन हम देखेंगे जैसे ग्लूकेगॉन और अलग अलग हार्मोन, वो सीधा कैल्शियम की अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो अलग अलग हार्मोन आएंगे, जैसे जीआईटी में भी बहुत सारे हार्मोन होंगे जिसको हम बोलते हैं इंसुलिनोट्रॉफिक हार्मोन। जो इंसुलिन की रिलीज बढ़ाएगा उसको हम बोलेंगे इंसुलिनोट्रॉफिक हार्मोन। वो एक्ट करेंगे लाइक हियर दे आर डायरेक्टली इंक्रीजिंग कैल्शियम इन द बॉडी, एंड बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम इन द बॉडी they causes exocytosis and release large amount of insulin. So these are the various ways how insulin is secreted in the body. This is the natural actions. ये आपको याद रखना है कैसे इंसुलिन सिक्रेट होता है, लेकिन बाकी सारी ड्रग्स की एक्शन है। अगर वो डायबिटीज पूछा है, एप्लाइड पूछा है, तो आपको वो सब ऐड करना है। और रूटीन में भी अगर आप ऐड करते हो तो आपको हाई मार्क्स मिलेंगे, 65 to 70 मसल मार्क्स। ओके, उसमें फिर आपको ये तो कंपलसरी लिखना है, बाद में दिखाना है। जैसे सल्फोनाइल यूरिया यहाँ से बढ़ाएगी, अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। देन अदर हार्मोन्स लाइक इंसुलिनोट्रॉफिक हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन, ये सारे कैल्शियम को बढ़ाते हैं, एंड देन they can causes increase insulin release. Okay, so that is how insulin release by beta cells is done. Okay, अब हमने देख लिया इंसुलिन रिलीज हो गया, और इसके आगे वाले लेक्चर में हमने क्या देखा कि इंसुलिन आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। उन सब की वजह से सारी एक्शंस देखने मिलेगी। हमने देखा कि ये सारी एक्शंस देखने मिलती है। ओके, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर मूव हो गया, देन फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, ग्रोथ, ये चारों चीज़ें देखने मिलती है। तो अब ये चारों चीज़ें डिटेल में कैसे होती है उसको हम समझेंगे। आप देखो, इंसुलिन का काम है सभी चीज़ आपको बना के देना। ओके, देखो आपने प्रोटीन बना के दिया आपको, उसने आपको फैट बना के दिया, उसने आपको ग्लाइकोजन बना के दिया, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज फिर यूज होने के बाद ग्लाइकोजन बन जाएगा, और उसने आपको ग्रोथ भी करवा के दिया। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि जो सब कुछ सिंथेसिस करके देता है, जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन। ओके, और ये नॉर्मली कब रिलीज होता है? खाना खाने के बाद। तो सेम वे जैसे आपका पगार आ जाता है हाथ में, और पगार होने के बाद आप सब खर्चा कर लेते हो, तो क्या होता है, कोई एक आपका फ्रेंड है या कोई आपका फैमिली पर्सन है, जैसे आपके फादर है, तो वो सब क्या करते हैं, आपको गाइड करके आपके पैसे अच्छी जगह सेव कर देते हैं, और वेन एवर यू नीड यू कैन री यूज दैट मनी। तो आपके पैसे सेव कर देते हैं, और जब भी अगर प्रॉब्लम आ गई, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वापस वो पैसे आप यूज़ कर सकते हो। सेम वे इंसुलिन भी वैसा ही हार्मोन है कि खाना खाने के बाद आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वो वेस्ट नहीं करता। जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए वो यूज़ हो गए, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को वो सेव कर देता है एक जगह पे। एंड वेन एवर यू हैव अ क्राइसिस, वेन एवर यू आर अ फास्टिंग और स्टारवेशन, एट दैट टाइम इंसुलिन अगेन री रिलीज दोज थिंग। तो इंसुलिन वापस फिर नहीं होगा तो फैट रिलीज होगा, प्रोटीन, और वापस आप इन सबको यूज़ कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए इंसुलिन खाना खाने के बाद रिलीज होता है और सभी चीज़ को स्टोर करके देता है। हाउ दे आर एबल टू स्टोर दिस ऑल थिंग, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलिन इफेक्ट ऑन अ ग्लूकोज। ओके,
सो एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन अ ग्लूकोज, सो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज की एंट्री सेल्स में बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर को इंक्रीज कर देता है। इफ यू हैव इंसुलिन देन दे आर गोइंग टू इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर एंड देयरफॉर ग्लूकोज एंट्री इंक्रीजेस। लेकिन आपको याद रखना है मेनली कौन कौन सी जगह ग्लूकोज की एंट्री होती है। तो आपको पता है स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज एंड लीवर। लीवर में वो बेनिफिशियल है, नॉट अ कंपलसरी, पर कंपलसरी है स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज में। ओके, तो स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज एंड लीवर में ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंसुलिन। Okay, so because of insulin, the glucose entry increase inside the liver and all other part like skeletal muscle and adipose tissue. Now you have to understand what happen if you have a large amount of glucose enters inside these cells. उससे पहले एक अलग कंसेप्ट देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल में ग्लूकोज की एंट्री इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। तो दिस इज द लाइन, क्या लाइन है? स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज की एंट्री इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन की वजह से स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज की एंट्री होगी। लेकिन एक यहाँ पे की कंसेप्ट बनता है, इफ यू हैव अ वर्किंग स्केलेटल मसल, दैट मीन्स अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त आपके स्केलेटल मसल्स को इंसुलिन नहीं चाहिए। नॉर्मली स्केलेटल मसल में एंट्री होगी अगर इंसुलिन होगा तो ही। सो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन इन केस ऑफ रेस्टिंग स्केलेटल मसल, but entry of glucose is independent of insulin in case of working skeletal muscle. Clear everyone? This is a key line, सारे याद रख लेना। entry of glucose is dependent on insulin in case of resting skeletal muscle, while entry of glucose is independent of insulin in case of working skeletal muscle. working मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंसुलिन चाहे ना हो तो भी आप अच्छे से ग्लूकोज यूज कर पाओगे। तो सेम वे ये डायबिटीज में यूजफुल है। कैसे? जैसे डायबिटीज़ में क्या होगा, इंसुलिन तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन खाली हो जाता है, तभी तो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाता। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती। लेकिन डायबिटीज वाला पेशेंट्स अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसमें ग्लूकोज की एंट्री देखने मिलेगी। ओके ओके, अगेन थोड़ा ब्रेक आ गया था, सॉरी, वापस आप सुन लो कि डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन नहीं होता। तो डायबिटीज पेशेंट्स में नॉर्मली ग्लूकोज एंटर नहीं होता स्केलेटल मसल्स में, लेकिन डायबिटीज पेशेंट्स में अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो ग्लूकोज एंटर होगा। दैट्स वाई हमारा पर्पस क्या है डायबिटीज में? ग्लूकोज को डिक्रीज करना। ग्लूकोज कौन डिक्रीज करता है? स्केलेटल मसल, बाय डूइंग एक्सरसाइज। दैट्स वाई वी प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज टू द डायबिटीज पेशेंट्स। हमें डायबिटीज वाले पेशेंट को बोलना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। क्यों बोलना है? क्योंकि डायबिटीज वाला पेशेंट अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसके स्केलेटल मसल ग्लूकोज को यूज करेंगे और ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगी उसकी बॉडी में। ओके, क्योंकि नॉर्मल पर्सन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो भी उसकी ग्लूकोज चली जाती है क्योंकि इंसुलिन होता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में ड्रामेटिकली यू रिक्वायर्ड एक्सरसाइज। तो की कंसेप्ट, skeletal muscles में ग्लूकोज की एंट्री डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, बट इफ यू हैव अ वर्किंग skeletal muscle like exercise then the glucose entry is independent of insulin. So this is the key concept for you. Okay.